नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हमने नवपाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके बाद पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल में हमने सोहन संस्कृति के बारे में पढ़ा, जो कि पाकिस्तान से डी.एन. वाडिया ने उनकी खोज की थी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने हैंडेक्स संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा अगर नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हैंडेक्स संस्कृति का मतलब ये है कि कुल्हाड़ी के प्रमाण भी हमें मिले हैं, है ना। मद्रास से इसके प्रमाण मिले हैं और ब्रूस फूट ने 1863 में उसकी खोज की थी। इसलिए जहाँ से वो कौन क्या बोले उसे कुल्हाड़ी के जो प्रमाण मिले हैं उसे हम लोग हैंडेक्स संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं और नव पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधी बात कर रहे हैं किस पे, मध्य पाषाण काल। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन कैसे आते हैं परीक्षा में, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, माइक्रो, इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रोलिथ का मतलब समझ लो क्या होता है। माइक्रोलिथ, तो माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है सूक्ष्म। माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। सूक्ष्म जहाँ से क्या पाए गए, औजार पाए गए। मतलब अभी तक जो औजार थे उनका आकार कैसा था, बड़ा था। अब आकार कैसे पाए गए, छोटे आकार पाए गए। तो ये सूक्ष्म औजार हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि माइक्रोलिथिक काल किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद माइक्रोलिथिक मतलब, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। माइक्रोस्कोप मतलब जो छोटी चीज़ को देखने में काम आए उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, है ना। जिसमें भी स्कोप लग जाए जनरली वो देखने के काम आता है, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, है ना। इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो सूक्ष्म औजार हमें किस काल में पाए गए, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की एक विशेषता तो आप लोगों के सामने है, क्या है कि भैया इस काल के जो औजार पाए गए वो कैसे हैं, छोटे हैं। पूरा पाषाण काल के औजार कैसे थे, बड़े थे। मध्य के कैसे हैं, छोटे हैं। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोलिथिक कॉल हो गया, ये सूक्ष्म औजार हो गए, मध्य पाषाण काल हो गया। पाषाण काल, काल क्यों बोलते हैं, समय के लिए। और पाषाण क्यों यूज करा हमने, क्योंकि इस काल का व्यक्ति भी किसका प्रयोग करता था, पाषाण का यूज करता था। लेकिन शुरुआत में हमने बात करी थी किसकी, पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल में हमने 2-3 भाग पहले भी बांट चुके हैं हम लोग। बात की थी हमने आग वाग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। एक क्वेश्चन भूल गया था, लोग बताना, बता देता हूँ कि पूरा पाषाण काल का आविष्कार किस में हुआ था, तो सॉरी, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना। और जहाँ किसी घर में आग लग जाती है तो याद रखेंगे, जल जाता है पूरा मकान, ठीक है। जब दो भाटे आपस में रगड़ाए, या उनको रगड़ते हुए किसी ने देखा, या फिर वो आपस में टकराए हो, या फिर कुछ व्यक्ति ने उनको रगड़ा होगा, तो क्या पैदा हुई थी, आग पैदा हुई थी। तो आग से क्या हो गया, पूरा मकान जल गया, ठीक है। इतना याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल की विशेषता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है इसकी विशेषता। तो एक विशेषता तो मैं आपके सामने बता चुका हूँ कि औजार कैसे थे, छोटे थे। तो पहली विशेषता आपसे पूछी जाएगी क्या है, तो पहली विशेषता आपके सामने, औजार छोटे थे। दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता यह है कि इंसान ने पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। पशु पालना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। दूसरी विशेषता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस काल में पशुओं को पाला गया। प्रश्न आपके सामने कि पशुपालन के प्रमाण पवन किस काल से मिलते हैं, तो उत्तर बताइए आप लोग। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, मध्य पाषाण काल। अब आपने कहावत सुनी होगी, आपने कहावत सुनी होगी कि एक कुत्ता है और ऐसा कहते हैं कि भैया कुत्ता किसका है, धोबी का है। किसका है, धोबी का। किसका कुत्ता भैया है, धोबी का कुत्ता है। ऐसा कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा कहते हैं। अब ना घर का है ना घाट का, मतलब कहाँ का है, बीच का है। तो बीच में कौन आया, पढ़ाओ तो बताओ जरा, कौन आया बीच में,
मध्य पाषाण काल। तो आप लोग ये ट्रिक सीख गए होंगे। आप कितना आसान है। अब इसी तो इसको रटते फिर आप, किताबों में भी ये लिखा है कि भैया पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मध्य पाषाण काल से। लेकिन हम हमारे व्यवहार में उसको कैसे जोड़ सकते हैं, तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। औजार बीच में रखे थे तो क्या हो गए, छोटे हो गए। पशु पालना पड़ा गया भैया, तो मध्य पाषाण काल हो गए। अब सर हमें आप ये और बता दो कि जो पशु पाले हैं किसको पहले पाला गया था। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था। तो मध्य पाषाण काल की कितनी विशेषता हो गई, अब 3 विशेषता। पहली विशेषता क्या है कि आकार छोटे, ठीक है। इसके बाद क्या पाला गया, पशु पाला गया। इसके बाद कुत्ता। एक और विशेषता मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि अभी तक आदि मानव पत्ते लपेट के घूमता फिरता था। मतलब आदि मानव अभी तक कैसा है, घुमंतु है, पत्ते लपेटता है, कोई ड्रेस व्रेस नहीं है, ओपन सिनेमा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें कुछ नहीं करा इसने, मध्यकाल में इसने रहना प्रारंभ कर दिया, किसमें, गुफा में। अब इंसान धीरे धीरे भवन की ओर बढ़ रहा है। अभी तक कहाँ था, झाड़ पेड़ पे था, फिर कहाँ गया, नीचे आ गया, फिर 4 पैर से चलता था, फिर 2 पैर पे आ गया, है ना, 2 पैर पर उसने रेंगना प्रारंभ करा। अब इंसान घुमंतु है, कंदमूल खा रहा है, शिकार कर रहा है। अब वो जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के लिए उसने पूरा पाषाण काल में काय का आविष्कार कर लिया, आग का आविष्कार कर लिया। लेकिन आग आखिर कब तक, तो उसने रात के समय अपने आप को बचाने के लिए वो पत्थर पहाड़ों गुफाओं में घुस गया होगा और उसने अपनी क्या करी, सुरक्षा। क्योंकि जंगली जानवरों में क्या होती है, ताकत होती पर दिमाग नहीं होता है, ताकत होती पर दिमाग, वो जंग काय से जीती जाती है, दिमाग से जीती जाती है ना। देखना आप कभी कभी आपने कोई सुकड़िया हो, है ना, और उसका अगल बगल बॉडीगार्ड चलते रहते हैं, मतलब खोपड़े का खेल। जैसे अरविंद केजरीवाल नटुम सुकड़िया है वो, पर 4-5 क्या घूमता है उसके पास, बॉडीगार्ड घूमते हैं दम, वो जो अभी जिम में बॉडी बना रहे वो सब घूमते रहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो दिमाग भी जरूरी है और ताकत भी, अगर दोनों का मेल मिलाप हो जाए तो जंग जीतना क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुत्ता पाल लिया, गुफा में रह लिया, घुमंत हो गया, ओपन सिनेमा। पहले शुरुआत में उसने पत्ते भी लपेटे थे, लेकिन गाय पीछे लग ली होगी तो बड़ी दिक्कत आई थी किसको, आदि मानव को। तो आदि मानव को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये ड्रेस व्रेस जो आज अपन पहनते ना, ऐसे ही नहीं, इसके पहले किसने पहनी होगी, ये आदि मानव ने पहनी होगी। बेचारे को शुरुआत में तो कुछ भी नहीं मिला था। अब क्या है, तो एक बात यहाँ अब आई है, किसकी, गुफा की। तो मैं आपको एक गुफा के बारे में बात कर लेता हूँ। आपने भीम बेटिका के बारे में सुना है क्या, कि नहीं सुना है, सुना है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो कि इसकी खोज किसने की थी, बताओ कौन, इसकी खोज किसने की थी, बोलो, याद है, विष्णु वाकणकर। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसकी खोज कब हुई थी, तो बताओ, 1957, 58, 2 सन एक गेली लगे हुए आते हैं। पूछे कहाँ है, स्थान बताओ, तो आप कई बार गाड़ी वाड़ी लेके गए होंगे इधर से, लेकिन स्थान में आपको बता दूं कहाँ है। स्थान में पूछा जाता है जिला रायसेन। भीम को क्या नहीं होती थी, सेन। भीम को क्या नहीं होती थी, सेन। तो जिला रायसेन, याद रखें। भीम के गोहे का नाम विष्णु। भीम लड़ा था सत्ता के लिए 57, 58। भीम को बिठा के क्या दी, रायसेन। समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद देखते हैं नदी। नदी कौन सी है, तो नदी किनारे काला सांप, लाहो लाठी मारो सांप। लेकिन यहां याद रखना है, बेतवा। बेतवा को कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा। लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पे कहते हैं, जितना प्रदूषण किसमें है, गंगा में है, उतना प्रदूषण किसमें है, बेतवा में। तो बेतवा प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की क्या है, बोलिए, तो ये है मध्य प्रदेश की गंगा। ठीक है, ये मैंने आपको याद करवा दिया। इसके बाद भीमबेटका की और भी विशेषताएं, यहाँ से शैल चित्र मिले। क्या मिले, शैल चित्र।
सर ये शैल चित्र से समझ में नहीं आया क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पत्थरों पे बने चित्र को क्या कहते हैं? शैल चित्र। शैल मतलब भाटा, सिल्ला, सिल्ला, सिल्ला मतलब वो शिला नहीं, माय नेम इज शिला वाली, ठीक है, सिल्ला मतलब स्टोन, और ये चित्र, यहाँ से शैल चित्र मिले हैं। अच्छा, सबसे पुराने पत्थरों पे बने चित्र कहाँ से मिले हैं? तो भीम बेटिका, कहाँ है? रायसेन में। किसने खोज की थी? विष्णु वाकणकर। पत्थरों को और भी कहते हैं रॉक, रॉक भी कहते हैं। और यहाँ से आपको याद रखना है रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। तो रॉक पेंटिंग के प्रमाण भी आपको कहाँ से मिले? भीम बेटिका से। तो रॉक पेंटिंग, पत्थरों से चित्र, शैल चित्र, ये सब एक ही है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी? भीमबेटका के बारे में थी। भीमबेटका दुनिया का सबसे बड़ा गुफा समूह है। 700 से अधिक छोटी मोटी यहाँ से गुफाएं मिली हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।